आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है इसमें जो विशिष्ट प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। और इसी प्रकार जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो विशिष्ट प्रोटीन होती है उसको यहाँ पर एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीजन जो है वो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है और एंटीबॉडी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। रक्त समूह की वंशागति पढ़ रहे हैं, किसने खोजी थी, बर्नस्टीन ने खोजी थी। यह मल्टीपल एलिलिज्म या बहुगुण एलीलवाद का एग्जाम्पल है। अब एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। मैं ऐसे यहाँ बना रहा हूँ, is the antigen, this is the antibody, this is the blood group. Antigen कैपिटल A, B, B। अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A, अगर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B, अगर बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप AB। इफ देयर इज नो एंटीजन, जीरो माने नो एंटीजन, बाद में हमने उसको O पढ़ने लगे, एक्चुअली ये जीरो है, तो ब्लड ग्रुप क्या है, O या जीरो। एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और दोनों का नेचर अपोजिट होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी। इफ देयर इज बोथ एंटीजन देयर इज नो एंटीबॉडी, अगर दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, और देयर इज नो एंटीजन बोथ एंटीबॉडी आपस में। यह आपको ध्यान रखना है, एंटीजन कैपिटल लेटर से और एंटीबॉडी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब एंटीबॉडी और एंटीजन की प्रकृति डिफरेंट होने के कारण एंटीजन को A से प्रदर्शित कर रहे हैं तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट अपोजिट होगी तो B होगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो एंटीजन के आधार पर होता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही नेचर की अगर होगी तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। एंटीजन एंड एंटीबॉडी इफ बिलोंग्स टू सेम नेचर, यदि सेम नेचर की हो जाएगी देन क्लॉटिंग टेक्स प्लेस या क्लम्पिंग हो जाएगी। इसीलिए एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रकृति डिफरेंट होती है। और जो रक्त आधान होता है ब्लड डोनेशन, उसमें क्या होता है, हमेशा इन ब्लड डोनेशन करता क्या होगा, द एंटीजन ऑफ डोनर जो दाता का एंटीजन है कोलैप्स विद एंटीबॉडी ऑफ इससे रेसिपिएंट। ब्लड डोनेशन एंटीजन ऑफ डोनर कोलैप्स विद सेम नेचर एंटीबॉडी, सेम नेचर एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन, हमेशा दाता का एंटीजन ग्राही की सेम लेटर के एंटीबॉडी से क्या करता है, कोलैप्स करता है। अब ब्लड डोनेशन में आपको देखना है कि ए वाले का ब्लड, इसको बिगाड़, ये हो गया यहाँ पर डोनर, ये क्या हो गया यहाँ पर रेसिपिएंट बने ग्राही, ऐसा ये डोनर हो गया। ए वाले का ब्लड ए को दे सकते हैं, बी वाले का ब्लड बी को दिया जा सकता है, ए बी का ब्लड ए बी को दिया जा सकता है, एंड ओ का ब्लड ओ को दिया जा सकता है। अब ये जो डोनर है दाता,
हमेशा दाता का एंटीजन ग्राही के एंटीबॉडी से चिपकता। अगर ए का ब्लड बी वाले को देंगे तो बी में कौन सी एंटीबॉडी है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी है, तो दाता का एंटीजन ग्राही की सेम प्रकृति की एंटीबॉडी से चिपक जाएगा ए वाला ए से, तो ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका ब्लड इसको नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से अगर बी वाले का ब्लड ए वाले को देंगे तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी है, तो दाता का एंटीजन ग्राही की सेम प्रकृति की एंटीबॉडी से चिपक जाएगा और रक्त का थक्का जम जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए नहीं दे सकते। अब ए बी वाले का ब्लड ए बी को ही दिया सकता है, ए बी वाले का बी को देंगे तो इसका ए वाला एंटीजन इससे चिपक जाएगा। बी वाले ये वाला अगर ए को देंगे तो ये वाला एंटीजन इस एंटीबॉडी से चिपक जाएगा, इसलिए केवल किसको दे सकते हैं, ए बी। ओ को भी नहीं दे सकते, ओ में दोनों एंटीबॉडी हैं। अगर ए बी का रक्त ओ को दिया तो ए वाला ए से और बी वाला बी से चिपक जाएगा और तुरंत डेथ हो जाएगी। अब क्या करें, ओ वाले का रक्त सबको दिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो काहे से चिपकेगा, इसी से नहीं, इसीलिए ये हो गया सर्वदाता। अब हमेशा दाता का एंटीजन ग्राही की एंटीबॉडी से चिपकता है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी रक्त ले सकता है, ए बी से तो ले ही रहा है, उससे भी ले रहा है, इसीलिए ये हो गया सर्व। तो ब्लड डोनेशन में हमको ध्यान रखना है कि कौन सा एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी सेम प्रकार की एंटीबॉडी से चिपक जाता है, तो ओ को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए किसी को भी रक्त दिया जा सकता है, और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए सबसे रक्त ले सकता है। बाकी सभी लोग अपने अपने ग्रुप का ही ब्लड ले सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर ओ वाले का रक्त थोड़ा बहुत सबको दे सकते हैं, लेकिन अगर ए वाले को ब्लड की ज़रूरत है तो ए ब्लड ग्रुप का ही दिया जाना चाहिए। अब ये तो हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। अब ब्लड ग्रुप में जो वंशागति है उसमें रक्त समूह की वंशागति में अगर एंटीजन ए है तो उसका जो जीनोटाइप है वो है आई ए और आई पे एक रिप्रेजेंटेशन है, या तो ए या ए, और बी वाले का जो जीनोटाइप है वो है आई बी या फिर आई बी और आई। ए बी वाले का जो जीनोटाइप है वो है आई ए और आई, और ओ वाले का है आई ओ। ये जीनोटाइप है, इसका मतलब ऐसे हम देखते हैं लंबे पौधे को कैपिटल टी से या कैपिटल टी स्मॉल टी से, उसी तरह या तो ए बी वाला या तो बी या बी। ए बी में बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, समप्रभाविता है, इसलिए ओ वाले में दोनों ओ होने चाहिए, अप्रबल कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो ओ है वो ए और बी दोनों से क्या है, अप्रबल है, तो ओ इज रिसेसिव टू ए और बी। वो होता है वो अप्रभावी होता है ए से भी और बी से भी, इसीलिए अगर ए ओ लिखा है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी ओ लिखा है तो बी होगा, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, समयुग्मजी अप्रभावी। अब ये जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप की वंशागति निकाली जा सकती है। अगर किसी दंपति में एक दंपति का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, मेल या फीमेल में से कोई ए बी है और एक ओ है,
तो बच्चों में रक्त समूह कैसे निकाल सकते हैं? इसका जीनोटाइप होता है IA और IB, इसके जीनोटाइप होता है I और I। ब्लड ग्रुप की वंशगत निकालने के लिए इस तरह से पुनित स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं मेल, यहाँ लिख देते हैं फीमेल। मेल में है IA और I, फीमेल में IO और I। A का क्रॉस हो सका AO, इसमें PO और AO का मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप? A। PO का मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप? तो बच्चों में ब्लड ग्रुप A या B ही संभव हैं अगर माता पिता में AB और O है तो। अब इसमें कोई भी मदर का हो सकता है, कोई भी फादर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक और हम यहाँ बनाते हैं। दंपति में एक का ब्लड ग्रुप AB है, एक का B है। इसका जीनोटाइप हो गया IA IB और B में 2 हैं। अब यहाँ पर 2 क्रॉस बनेंगे। ये बोर्ड कवर हो रहा है यहाँ तक? हाँ, हो रहा है। बहुत ठीक बना के कवर हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ मेल, इसमें भी एक तरफ मेल। पहला क्रॉस इसका इससे होगा। यहाँ पर 2 जीनोटाइप IA IB, इससे क्रॉस होगा IB और I, AB AB B। दोबारा इसका क्रॉस इसी का इस वाले से होगा IA IB AB AO। तो ब्लड ग्रुप आया AB, AO का मतलब है क्या आ गया? A, BO माने B और BA भी B। 3 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इस वाले में AB हो सकता है या क्या हो सकता है? तो बच्चों में AB या AB 3 रक्त समूह क्या है? संभव है। अब अगर हम यहाँ पर सेम ब्लड ग्रुप में इस वाले में बना दें A और AB का, किसी को भी मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए। A का जीनोटाइप IA और IA, दूसरा है IA और IA, इसका IA और I क्रॉस बनाना है। ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ पर भी एक तरफ मेल, एक तरफ ये देखिए IA और I। ये जीनोटाइप क्या है? IA और I, A B। बच्चों में या तो ब्लड ग्रुप A है या क्या है? इस वाले में इसको ले लीजिए IA और IO। यहाँ पर IA और I, A AO, ब्लड ग्रुप आया A, इन दोनों में A B और B, दोनों मिला दीजिए AB या AB। 3 तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम जीनोटाइप ले लें A और B का,
ठीक है, यहाँ पर बना रहे हैं। अगर दंपति का ब्लड ग्रुप ए और बी है, इसी में भी एक ए है और इसी में भी ए का जीन टाइप है आई ए। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से 4 क्रॉस बने। एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल। पहला क्रॉस इसका इससे, देखिएगा आई ए आई ई, इस तरफ क्या होगा आई बी और आई बी। अरे लिख दे रहे हैं। दूसरा क्रॉस इसका इससे आई ए आई ई होगा आई बी और आई। अब इसको छोड़ दीजिए, इसका क्रॉस इससे इसका आई ए आई आई बी और आई। अब चौथी बार इसका क्रॉस इससे आई ए आई आई। अब आप देखिए बच्चों में ब्लड ग्रुप, इसमें देखिए या तो ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ए ओ मतलब ए। इस वाले में देखिए ए बी बच्चों में ब्लड ग्रुप या तो ए बी या फिर चौथा देखिए ए बी ए ओ बी ओ। बच्चों में ब्लड ग्रुप या तो ए बी या फिर ए या फिर बी। उपरोक्त सभी ब्लड ग्रुप बच्चों में संभव हैं। ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप बच्चों में संभव है यदि यहाँ पर माता पिता में रक्त समूह ए और बी है तो। ये रक्त समूह की वंशागति आपने पढ़ ली। देखिए इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब एक आता है आर एच फैक्टर। क्या आता है आर एच, आल्सो नोन एज द आर एच एंटीजन। है क्या आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन? इट इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन डिस्कवर्ड बाई लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर ने इसमें खोजा था। ये बंदर की कोई रीसस मंकी थे, बंदर है रीसस मंकी की आरबीसी की झिल्ली में विशिष्ट एंटीजन खोजा जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया? आरएच फैक्टर। अब जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव है।
जिन व्यक्तियों में यह एंटीजन पाया जाता है क्या कहलाते हैं? RH पॉजिटिव। और जिनमें एब्सेंट होता है, उपस्थित होता है, RH निगेटिव कहलाते हैं। जिसमें नहीं पाया जाता वो RH निगेटिव है। इसकी वंशागति एलील कैपिटल R स्मॉल r द्वारा निर्धारित होती है। अब यहाँ पर कैपिटल R प्रभावी है स्मॉल r पर। देखिए कैसे निर्धारित हो रही है वंशागति। दोनों ही दशा में ये व्यक्ति RH पॉजिटिव है। दिस इज द RH निगेटिव। अब अगर एक दंपति में जीनोटाइप ऐसा है और एक दंपति में जीनोटाइप ऐसा है, तो ये तो हो गया RH पॉजिटिव, ये क्या हो गया? RH निगेटिव। तो संतानें कैसी होंगी आप देख लीजिए। सभी संतानें RH। अब अगर ये वाला जीनोटाइप का क्रॉस करा दिया जाए मेल और फीमेल में इस दशा में, तो आप क्रॉस देख लीजिए। ये दोनों RH निगेटिव, ये दोनों RH 50-50 रेशियो होगा RH पॉजिटिव RH निगेटिव में। इसमें ऑफ स्प्रिंग्स में संतान। अगर दो विषम युग्मजीव जीनोटाइप में क्रॉस करा दिया जाए, मेल है और ये फीमेल है, ये सब RH पॉजिटिव है। ये कैसा है यहाँ पर? RH। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका ब्लड ग्रुप A है और अगर RH एंटीजन है तो A पॉजिटिव है, नहीं तो A निगेटिव है। ब्लड ग्रुप B है तो या तो RH निगेटिव है, या अगर RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव, नहीं है तो B है। ब्लड ग्रुप AB है अगर आपका और RH फैक्टर भी है तो AB पॉजिटिव, नहीं है तो AB निगेटिव। O है तो O पॉजिटिव, नहीं है तो O निगेटिव। इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल काहे में है? वंशागति में कभी कभी RH फैक्टर के कारण ऑफ स्प्रिंग्स में बच्चों में एक डिसीज आ जाती है, उसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिसीज है, इस दशा में क्या होता है कि गर्भावस्था में भ्रूण में मदर जो है RH निगेटिव से पॉजिटिव और जो भ्रूण है वो है RH पॉजिटिव। ये फीटस, ये क्या है? मदर। दोनों एक दूसरे से प्लेसेंटा द्वारा जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा एक वाइटल कनेक्शन होता है मदर और भ्रूण के मध्य में, जिससे दोनों जुड़े रहते हैं। तो जब भ्रूण का RH एंटीजन युक्त ब्लड, कौन सा है? RH एंटीजन युक्त ब्लड मदर में जाता है, तो इस एंटीजन के बदले में मदर क्या बनाती है? एंटीबॉडी।
पर ये एंटीबॉडी मदर को हानि नहीं पहुंचाती क्योंकि इसमें खुद का एंटीजन नहीं। पर जब यहाँ से RH एंटीबॉडी बना हुआ रक्त वापस भ्रूण में आता है तो पहले से एंटीजन है और ये एंटीबॉडी आकर के ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं, रक्त का धक्का जब जाता है और इस भ्रूण की डेथ हो जाती है। इस रोग को कहते हैं एरिथ्रो मने RBC, ब्लास्ट में फट जाना, फीटस में किसका, भ्रूण का, भ्रूण की RBC का कोलैप्स कर जाना, जिस दशा में जन्म से पहले भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, मर्द शिशु पैदा होते हैं। तो पहले के ज़माने में जब साइंस की प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी, उस समय शिशु मृत पैदा होते थे तो कहते थे भूत प्रेत का साया पड़ गया, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन अब ये पता चल गया है कि अगर यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों या तो RH पॉजिटिव हों विवाह संबंध के लिए, दोनों नेगेटिव हों, या ये दशा अगर क्रिएट होती है कि भ्रूण RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो इसमें भ्रूण को डेथ से बचाने के लिए एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने वाले इंजेक्शन आते हैं। जन्म से पहले इंजेक्शन को लगा दिया जाता है तो भ्रूण की मृत्यु नहीं होती है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि फर्स्ट डिलीवरी तक, पहली डिलीवरी में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बन पाते, भ्रूण पैदा हो जाता है, लेकिन इसके बाद की डिलीवरी में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अब अगर इसका अपोजिट हो जाए, मदर हो जाए RH पॉजिटिव और भ्रूण हो जाए RH नेगेटिव, तब क्या होगा, फिर से ब्लड कनेक्शन से ही जुड़े हुए हैं। मदर का ब्लड जब भ्रूण में आएगा तो इसमें RH एंटीजन है, बदले में भ्रूण का रक्त क्या बनाएगा, RH एंटीबॉडी बनाएगा। यहाँ से एंटीजन कौन सा, RH, और यहाँ से ये भ्रूण का रक्त क्या बना रहा है, RH एंटीबॉडी। अब ये एंटीजन के बदले में यहाँ पर एंटीबॉडी बना, पर एंटीबॉडी इसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि यहाँ खुद का एंटीजन नहीं है। जब ये एंटीबॉडी युक्त रक्त वापस जाएगा मदर में, तो मदर के एंटीजन से एंटीबॉडी चिपक जाएंगी, लेकिन मदर की मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भ्रूण का रक्त मदर की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए एंटीबॉडी की संख्या भी बहुत कम बनती है। ठीक है, इसलिए इस दशा में मदर की मृत्यु नहीं होगी। ये रोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कहलाता है। देख लीजिए, अब एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, ग्रेजुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। या उसी का एक नाम से कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक वंशागत। मात्रात्मक वंशागति में क्या होता है कि जो वंशागति है उस वंशागति में ग्रेजुअल चेंज आता है, क्रमिक वंशागति। कैसे चेंज आता है, एग्जाम्पल इसमें स्किन कलर देख सकते हैं, स्किन कलर, मनुष्य में त्वचा के रंग का प्रकटन जो है प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। स्किन कलर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। प्रभावी एलील्स की संख्या पर मनुष्य में त्वचा का रंग निर्भर करता है। और स्किन कलर is due to मेलानिन पिगमेंट। जो मेलानिन नामक वर्णक होता है वो त्वचा के रंग को डार्क या लाइट करता है, और ये खुद एक प्रभावी जीन द्वारा निर्मित होता है।
जिस व्यक्ति में प्रभावी जीन की संख्या अधिक होती है वो व्यक्ति ज़्यादा डार्क होते हैं, मेलानिन ज़्यादा होता है। और जिसमें प्रभावी एलील की संख्या कम होती है उसमें मेलानिन वर्णक कम बनता है और वो लोग कंपैरेटिवली गोरे होते हैं। हमारी जितनी भी फेयरनेस क्रीम आती हैं मार्केट में सब कहती हैं मेलानिन हटाए। मेलानिन वर्णक हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो जो लोग कंपैरेटिवली डार्कर ज़्यादा होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, काले होते हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। यहाँ पर उन्हें क्रॉस कराया, ये नीग्रो है, नीग्रो माने बहुत काला, सारे डोमिनेंट एलील हैं। ये कैसा है यहाँ पर, ये वाइट कलर है, ये पेरेंट है जनक। इसका क्रॉस कराया तो यहाँ से ले लिया ए बी और यहाँ से ले लिया स्मॉल बी। अब ए के साथ ए और बी के साथ बी लिख दिया। जो कलर आया ये हुआ मुलेटो। मुलेटो को हिंदी में कहते हैं गेहुआ रंग। कौन सा रंग? अब गेहुआ रंग का क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और फिर स्मॉल ए। यही यहाँ पर रेशियो लिख दिया जाए, ये बी स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए। इसका क्रॉस इससे करा दीजिए, ए बी, इसका इससे। जहां पर 4 डोमिनेंट एलील हो वो है नीग्रो, फिर इसके बाद ब्लैक, फिर इसके बाद मुलेटो, फिर उसके बाद लाइट, फिर वाइट। नीग्रो कितने हैं? एक। जहां 3 डोमिनेंट एलील हो, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गए ब्लैक। कितने हो गए? ठीक है, काउंट कर लीजिएगा, हो सकता है अभी कुछ संख्या कम ज़्यादा हो रही है। अब मुलेटो गेहुआ ने जहाँ 2 डोमिनेंट एलील, ये मुलेटो 1 2 3 4 5 6 7 न 2 डोमिनेंट एलील, ये मुलेटो। अभी रेशियो हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो जाए, अभी सही करेंगे। ये नीग्रो हो गया, ठीक है। नीग्रो के बाद आता है ब्लैक। ब्लैक में क्या था? ये ब्लैक 1 2 3। अब देखिए लाइट, जहां पर 1 डोमिनेंट एलील हो, लाइट 2, लाइट 3 और 4 हो गए लाइट। और वाइट यहाँ सब अप्रभावी, काउंट कर लीजिए, 3 1 4 7 4 11 4 15 1 16, 1 अनुपात 1 3 7 4 1, ठीक है। नीग्रो हो गया, यहाँ पर 3 डोमिनेंट एलील हैं तो ये क्या हो गया? ब्लैक हो गया।
इसमें भी 3 है, ये भी ब्लैक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर भी ये जैसा हो गया, ब्लैक हो गया। तो आप देखते जाइए, 1 3 7 4 1, नीग्रो, ब्लैक, मोलेटो, लाइट, वाइट। आप देखिए मोलेटो की संख्या में कहीं अंतर तो नहीं आ रहा। ये मोलेटो है, 2 डोमिनेंट जीन है, 2 3 4 5 6 7, जहाँ जहाँ पर भी। तो आपको ये देखना है कि कितने प्रभावी जीन कहाँ पर हैं। ब्लैक और मोलेटो में जरा एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। ठीक है ना? अब यहाँ पर मेंडल्स लॉज के जो एक्सेप्शन थे वो हमने पढ़े। अब यहाँ पर क्रोमोसोमल एवरेशन पढ़ लेते हैं। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्र संख्या में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक को कहते हैं यहाँ पर यूक्लाइडी, और दूसरे को कहते हैं एन्यूक्लाइडी। यूक्लाइडी में यू मैंने होता है इवन, क्लाइडी मैंने होता है मल्टीपल। एन्यू मैंने होता है अनइवन, क्लाइडी मैंने होता है। यहाँ पर गुणसूत्रों का बदला हुआ सेट सम संख्या में होता है। जैसे सामान्यतः गुणसूत्र संख्या 2n होती है डिप्लॉयड, माने मनुष्य के लिए 2 × 23। तो अगर यहाँ से पूरा सेट बढ़ जाए तो इसे कहेंगे ट्रिप्लॉयड, माने 3 × 23। अगर 4n हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? टेट्रापॉड। जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, सीधे सीधे सेट पड़ रहा है। तो यहाँ पर कितना? 4 × 23। पेंटाप्लॉयड 5 × 23, 5n। 6n में हेक्साप्लॉयड 6 × 23। ये सब यूक्लाइडी है। जहाँ पर गुणसूत्रों की बढ़ती हुई संख्या पूरे सेट में होती है, जिसके कारण से गुणसूत्र संख्या लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है या फिर बढ़ती रहती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूक्लाइडी कहते हैं। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन ये भी है, क्रोमोसोमल एवरेशन। यहाँ पर गुणसूत्र की बदली हुई संख्या पूर्ण सेट में नहीं होती। यहाँ गुणसूत्र की बदली हुई संख्या पूर्ण सेट में ना होकर एक या अधिक गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, या कहते हैं उसको हटाबढ़ी होती है। ठीक है, पूरे सेट में चेंजिंग नहीं होती। गुणसूत्र संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक या अधिक गुणसूत्र संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन, घटा बढ़ी हो रही है। तब उसे क्या कहते हैं?
एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी में आप जरा देखिए, जैसे आप देख रहे हैं मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अगर एक बढ़ गया 2n+1, ठीक है, तो इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, टोटल गुणसूत्र, कुल गुणसूत्र 47। क्यों? क्योंकि 2n का मतलब है 2 × 23+1, टोटल कितने हो गए, 47। अगर कहीं ऐसा लिखा है 2n+1+1, तो कितने हो गए, 2 × 23+1+1, तो हो जाएंगे यहाँ पर 48। इसे क्या कहेंगे, डबल ट्राइसोम। डबल ट्राइसोम। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2n+2+1+1 का मतलब है अलग अलग गुणसूत्र नंबर में परिवर्तन हुआ है। जैसे ये गुणसूत्र इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट जोड़े में लिखते हैं उस तरह गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं। अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि ए की तरह, बी की तरह से, तो इसमें ये दशा है कि इसमें कोई एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 47। ये दशा है कि इसमें 2 गुणसूत्रों में अलग अलग एक एक बढ़ गया। लेकिन 2n+2 क्या कहता है कि कोई भी एक जोड़े का गुणसूत्र डबल हो गया, और ये कहता है कि अलग अलग गुणसूत्र जोड़े में एक एक बढ़ गया। तो यहाँ इसका मतलब भी 48 ही होता है, लेकिन यह है टेट्रासोमी। समझ रहे हैं? इस तरह से गुणसूत्र संख्या बढ़ती है। अभी बढ़ने का बताया, अब घटने का देखिए। (2n-1) मतलब 2 × 23-1 बराबर कितने, 45। इसे कहते हैं मोनोसोमी। मोनो माने कम हो गया। अब 2n-1-1 अलग अलग जोड़े से एक एक कम हो गया, क्या है ये, डबल मोनोसोमी। कितने रह जाएंगे गुणसूत्र, 44 रह जाएंगे। अगर कहीं लिखा है 2n-2, इसे कहते हैं न्यूलिसोमी। इसका मतलब है पूरा जो अलग अलग जोड़े थे, कोई एक जोड़ा पूरा पूरा गायब हो गया। गुणसूत्र संख्या इसमें 44, 46 में 2 चले गए, 44। ये एन्यूप्लॉइडी। अगर गुणसूत्र का पूरा सेट नहीं बदलता, एक या गुणसूत्र कम या ज़्यादा होते हैं, तो ये दशा उत्पन्न होती है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। अब एक या अधिक गुणसूत्र संख्या में घटा बढ़ी से शरीर के कई लक्षण प्रभावित होकर असाधारण दशा प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, समझ लीजिए, इट इज़ नॉट ए डिसीज, कोई रोग नहीं है। अगर जो है गुणसूत्र में एक या अधिक गुणसूत्र कम या बढ़ जाने से शरीर के कई लक्षण प्रभावित होकर
असामान्य दशा या असाधारण दशा प्रदर्शित कर रहे हैं तो इस कंडीशन को सिंड्रोम कहते हैं। समझ रहे हैं? इट इज़ नॉट ए डिसीज़, ये कोई रोग नहीं है, ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन होने से एबनॉर्मल दशा से उत्पन्न होते हैं। अब ये जो सिंड्रोम है, ये दशा उत्पन्न क्यों होती है आप जरा देखिए। सिंड्रोम कैसे उत्पन्न होता है? जिस समय कोशिका विभाजन करती है, कर लेंगे टॉपिक को कोशिका विभाजन के। जिस समय कोशिका विभाजन करती है तो ये सेल डिवीजन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये गुणसूत्र लगे हुए हैं, होते तो 23 जोड़ी है, मैं यहाँ पर केवल 3 जोड़ी बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की एनाफेज पश्चावस्था में गुणसूत्र विपरीत सिरे पर जाते हैं। तो जब विपरीत सिरे पर जाते हैं तो इधर पर चले जाते हैं n और इधर पर जाते हैं n, माने 23 जोड़ी से 23 इधर चले गए, 23 इधर चले गए। n का मतलब कितना? 23। कुछ दशाओं में ऐसा विनिमय हो जाता है, ऐसा एक तरफ पूरा सेट चला गया, ये जोड़ा आधे ले जाने चाहिए थे, तो यहाँ पर दशा क्या हो गई? n+1 बराबर कितने? 24। इस जगह पर कितना क्या हो गया? n-1 बराबर कितने? 22। अब इस जगह पर गुणसूत्र संख्या 24 हो गई, इस जगह पर 22 हो गई। ये दोनों क्या हैं? गैमीट है। गैमीट माने युग्मक, ये भी क्या है? अब ये वाला जो गैमीट है n+1, ये सामान्य युग्मक से संयोजन करेगा। सपोज करो ये ओवम है, तो ये क्या है? स्पर्म शुक्राणु। जब संयोजन होगा तो गुणसूत्र संख्या हो जाएगी 2n+1 बराबर कितनी? 47। और अगर ये वाला गैमीट संयोजन कर रहा है तो गुणसूत्र संख्या हो जाएगी 2n-1 बराबर कितनी? 48। अब ये जो बना है ये है युग्मनज, जाइगोट। युग्मनज ने गुणसूत्र संख्या या तो 47 हो गई या 45, दोनों ही दशा में युग्मनज लगातार विभाजन करके पूर्ण भ्रूण बनाएगा, शिशु, और उस भ्रूण में सारे कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने होंगे? 47। अब जो 47 या 45 है, इसका आधा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, तो इसमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं बन सकते। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो ये वाले जो शिशु हैं वो सिंड्रोमिक कहलाएंगे। वो कभी भी रिप्रोडक्शन या जनन करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें युग्मक नहीं बनेगा। युग्मक बनने के लिए गुणसूत्र संख्या जोड़े में होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये दशा क्या कहला रही है? सिंड्रोम। इसका मतलब है जो सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के अनियमित पृथक्करण से, अनियमित पृथक्करण से, कौन सा विभाजन में? अर्धसूत्री विभाजन में पृथक्करण से उत्पन्न होते हैं। अब जो सिंड्रोम है,
सिंड्रोम इज नॉट ए डिसीज। सिंड्रोम कोई रोग नहीं है, ठीक है। एंड इनक्यूरेबल, मतलब उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। चीनी अभियांत्रिकी के तहत अगर युग्मनज में हम उस समय ही वॉच कर लें और जीनी अभियांत्रिकी समय उसका ऑपरेशन कर दें तो हो सकता है, क्योंकि भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या अरबों में हो जाती है। हर कोशिका में गुणसूत्र संख्या एबनॉर्मल हो जाती है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब 3 तरह के सिंड्रोम हमारे कोर्स में, एक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसने खोजा था? डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। एक साइंटिस्ट हुए हैं लैंगडन डाउन, उसने गुणसूत्र यहाँ पर कौन सी दशा खोजी थी? डाउन सिंड्रोम खोजा था। अब जो डाउन सिंड्रोम है इसमें होता क्या है, इसमें गुणसूत्र संख्या एक बढ़ जाने से कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। इसमें 13th जोड़ी के गुणसूत्र 21st, तीसरी जोड़ी के गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाता है। अतः इसे 21st ट्राइसोमी कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं 2n+1 21st बराबर। मनुष्य में प्रथम 22 जोड़ी के ऋतु ऑटोसोम होते हैं, इसीलिए इसका नाम है ऑटोसोमिक सिंड्रोम। ऐसे शिशु अल्पाइन जनन के अयोग मुख खुला, मुंह थोड़ा खुला रहता है, तिरछा होता है, कोने होते हैं, ठीक है। उंगलियां ठूठदार होती हैं। इसके अलावा जो है और क्या होता है, पलके वलित, पलके वलित ना, मंगोलॉइड भी कहते हैं। वाह, क्या होते हैं? मानसिक कमजोर, मेंटली कमजोर होते हैं। अतः इन्हें एक नाम दिया गया है मंगोलॉइड इडियोसी, मंगोली बेवकूफ़ी रोग। मंगोलिया और चाइना के लोगों की पलकें झुकी होती है, ऐसे देखते हैं, उसी तरह से इनमें भी, डाउन सिंड्रोम में भी यही दशा पाई जाती है। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम 44+X बराबर 45 होता है। ये स्त्रियां हैं जिनमें
ये क्या है यहाँ पर, सेक्स क्रोमोसोम के लिए मोनोसोमिक है। ये मोनोसोमिक फुलसूत एक कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्त्रियां जनन के अयोग्य एक ही एक्सोसूट है, ये फीमेल है ये, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। सामान्य रूप से होता है यहाँ पर 44 ऑटोसोम प्लस, सपोज करिए एक्स फीमेल था, एक एक्स पर मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये बढ़ गया, इसे कहेंगे सुपर फीमेल, ठीक है। कोई प्लेन नहीं है सुपर फीमेल। इसमें जो है जो मादा जननांग है वो ओवर डेवलप्ड होंगे, ज़्यादा से विकसित होंगे, लेकिन ये जनन के अयोग्य हो जाएंगे। 44 प्लस एक्स वाई मेल था, एक वाई बढ़ गया, इसे कहेंगे सुपर मेल। इसमें भी जो है जननांग ऐसे विकसित होंगे कि वो जनन नहीं कर सकेगा। 44 ऑटोसोम है, सपोज करिए एक्स एक्स था, एक क्या बढ़ गया वाई, तो मेल तो था, सॉरी फीमेल था ही, एक वाई बढ़ जाने से इसे कहेंगे गाइनेकोमेस्टिया। इसमें क्या होगा, पुरुष है परंतु स्तन विकसित, ये सभी जनन के अयोग्य हैं। ठीक है। इन सब दशाओं में जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों में भी यहाँ पर अगर यहाँ पर ये दशा है, ऐसा है तो स्तन विकसित है और दाढ़ी मूछ विकसित हो जाती है, दाढ़ी मूछ विकसित है, तो ये सब जनन के अयोग्य हैं। तो आज आपने जेनेटिक्स वाले टॉपिक में मेंडली नियमों में विचलन पढ़ लिए, मेंडली नियमों के अफवाह भी कहाँ कहाँ पर मेंडल के नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो मेंडल के नियम फॉलो नहीं थे। एक आपने अपूर्ण प्रभाविता देख लिया, कार्ल लोरेंस ने खोजा था, मिराबिलिस जलापा गुलाबांस में, यहाँ पर संयुग्मजी लाल और संयुग्मजी सफ़ेद पुष्पों में संकर गाने पर गुलाबी पुष्प आ गए, ना ही लाल प्रभावी था ना वाइट था। दूसरा आपने पढ़ा था समप्रभाविता, भेड़ों में बालों के रंग का देख लिया था कि भेड़ों में बालों के रंग में जो है ब्राउन और वाइट में जब क्रॉस कराया तो संयुग्मजी ब्राउन और संयुग्मजी वाइट में क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में रोन चितकबरा रंग आया था, मतलब ना भूरा प्रभावी था ना सफ़ेद, दोनों इक्वली डोमिनेंट थे, इसीलिए चितकबरा रंग आया, ब्राउन और वाइट के स्पॉट आ गए थे। तीसरा आपने मृत्यु कारक जीन देखा था, उसमें किसने पढ़ाया आपको, सॉरी फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्यूनॉट ने किया था कि जो कैपिटल वाई होता है उसके दो प्रभाव होते हैं, समयुग्मजी दशा में मृत्यु कारक और विषम युग्मजी दशा में पीला रंग। फिर आपने
यहाँ पर ब्लड ग्रुप की वंशागति मल्टीपल एलिज्म पढ़ लिया था कि वंशागति 2 के स्थान पर तुलनात्मक 3 रूपों पर निर्भर करती है। फिर उसमें RH फैक्टर पढ़ लिया, नया फैक्टर लैंडस्टीनो वीनर ने रीसस मंकी में खोजा था, RH फैक्टर आपने देख लिया था। उसके बाद आपने यहाँ पर मात्रात्मक वंशागति देखी, जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या बढ़ती जाती है तो क्या होता जाता है, वहाँ पर कलर मिलैनी वर्णक ज़्यादा बनता है और कलर डार्क होता जाता है, और प्रभावी एलील की संख्या घटने पर कलर लाइट होता चला जाता है। फिर आपने उसमें पढ़ लिया लास्ट में कि क्रोमोसोमल एवरेशन, ठीक है, उसी में RH फैक्टर से संबंधित एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को पढ़ लिया था। फिर गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन पढ़ लिए, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी 2 तरह के होते हैं। जो यूप्लॉइडी है वो टोटल है और एन्यूप्लॉइडी में सिंड्रोम होते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्म पर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।